आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास के आगे डील करने के लिए अमेरिका इजराइल बेबस। हमास बोला डील के बहाने अमेरिका कर रहा वक्त जाया। मोहम्मद फुरकान बने आईआईसीसी के नाइब सदर। आईआईसीसी इलेक्शन में खुर्शीद को मिले ज्यादा वोट। जम्मू कश्मीर इलेक्शन के लिए पीडीपी की पहली लिस्ट जारी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में की 3 तलाक कानून की हिमायत। कहा 3 तलाक ने मुस्लिम खवातीन को दिया इंसाफ। राजस्थान के बालोतरा में भड़काऊ तकरीर से मचा हड़कंप। साधु ने मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की दी कॉल। अजमेर सेक्स स्कैंडल के 6 मुलजिमों को उम्र कैद। 32 साल पहले 100 तलबा के साथ किया था गैंगरेप। साबिक एमपी डॉक्टर एसटी हसन कोलकाता केस पर बोले, कहा मामले में सियासत नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर इंतखाबात को लेकर कांग्रेस की बैठक। खड़गे और राहुल कल जाएंगे जम्मू कश्मीर। एससी एसटी रिजर्वेशन के फैसले को लेकर भारत बंद का ऐलान। 21 अगस्त को जगह जगह निकाली जाएंगी रैलियां। गजा सीज फायर डील को लेकर इजराइल और अमेरिका हमास के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। अमेरिका और इजराइल पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमास के साथ जल्द डील फाइनल हो जाए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हमास के आगे मुसलसल गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो यूएस के नए प्रपोजल को कबूल कर ले। उधर यूएस के नए प्रपोजल को लेकर हमास ने अमेरिका पर वक्त जाया करने का इल्जाम लगाया है। ईरान और हिजबुल्लाह के कहर से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिका ने पिछले हफ्ते दोहा में एक नया सीज फायर डील प्रपोजल पेश किया है, जिसको हमास ने सिरे से नकार दिया है। हमास ने साफ कर दिया है कि नया ड्राफ्ट नेतन्याहू की नाजायज शर्तों के मुताबिक तैयार किया गया है। न्यूज वेबसाइट रॉयटर्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंचे एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से तकरीबन 2.5 घंटे मुलाकात करने के बाद बताया कि इजराइल ने गजा में सीज फायर डील को रोकने वाली नाइत्तेफाकियों से निपटने के लिए वाशिंगटन के जरिए पेश किए गए ब्रिजिंग प्रपोजल को कबूल कर लिया है। ब्लिंकन ने आगे कहा कि अब गेंद हमास के पाले में है। हमास को अब आगे ये तय करना है कि वो जंगबंदी के इस ड्राफ्ट को कबूल करेगा या जंग जारी रखेगा। इसके अलावा सालिसी के किरदारों मिस्र और कतर को मिलकर सीज फायर के प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिशें करनी है। वहीं दूसरी जानिब फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के नए पेश करदा प्रपोजल को कबूल नहीं करेगा। अल जजीरा न्यूज वेबसाइट के मुताबिक हमास ने आज कहा कि वो नए सीज फायर ड्राफ्ट को कबूल नहीं करेगा। हमास ने कहा कि वो 2 जुलाई की तजवीज़ के लिए राजी है, जिस पर वह पहले सहमत हुआ था, जो 31 मई को बाइडेन के ऐलान पर मबनी थी। इसके अलावा ग्रुप किसी भी नई तजवीज़ पर बात करने के लिए टेबल पर नहीं आएगा। हमास ने गुज़िश्ता दिन ही अमेरिका के नए ड्राफ्ट में मौजूद नाजायज शर्तों की तफसील आम कर दी थी और आलमी बिरादरी से अपील की थी कि वो नेतन्याहू पर जो बाइडेन के जरिए 31 मई को पेश किए गए ड्राफ्ट को कबूल करने के लिए जोर डाले। हमास ग्रुप ने आगे कहा है कि सीज फायर डील ऐसी होनी चाहिए जिससे गजा में मुकम्मल तौर पर जंग रुक जाए, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाह रहा है। गजा में इजरायली कत्लेआम जारी रहे, इसलिए अमेरिका बस नई तजवीज़ की आड़ में सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। ये तो साफ है कि गजा में जारी जुल्म के पीछे इजराइल के साथ अमेरिका का पूरा हाथ है, क्योंकि इतने लंबे वक्त से अमेरिका इजराइल ने डील हवा में लटका रखी है। मुकम्मल जंगबंदी की मांग को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि गजा जंगबंदी डील कब और कैसे वजूद में आएगी। साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद के पैनल ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इंतखाबात में जीत का परचम लहराया है। उन्हें मरकज के सदर और अलीगढ़ जिले के साबिक मेयर मोहम्मद फुरकान को नाइब सदर चुना गया है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि सदर के ओहदों समेत मुख्तलिफ ओहदों के लिए 11 अगस्त को इंतखाबात हुए थे। सलमान खुर्शीद को 721 और मोहम्मद फुरकान को 396 वोट मिले, जबकि दूसरी जानिब साबिक सदर सिराजुद्दीन कुरैशी के पैनल के उम्मीदवार डॉक्टर माजिद अहमद तुली कोटी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बता दें कि सिराजुद्दीन कुरैशी, जो गुज़िश्ता कई सालों से आईआईसीसी की देखभाल कर रहे थे, वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके क्योंकि इस साल उनकी उम्र 75 साल हो गई। हालांकि उन्होंने डॉक्टर माजिद अहमद तुली कोटी को इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार नामजद किया, जिन्होंने सिर्फ 227 वोट हासिल किए। सलमान खुर्शीद के पैनल में शामिल मोहम्मद फुरकान को उनकी अलीगढ़ दफ्तर में मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुबारकबाद देने वालों का कहना है कि हम अपने प्यारे मोहम्मद फुरकान को मुबारकबाद देते हैं। वो AMU स्टूडेंट यूनियन, इंडियन रेलवे से लेकर अलीगढ़ के मेयर तक एक तजुर्बेकार लीडर हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ हैं। हम हालात से वाकिफ हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के मुसलमानों की हकीकी तस्वीर पेश की जाए। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें PDP चीफ की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को टिकट दिया गया है। वो बीज बेहाड़ा से चुनावी मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने साल 2019 में 370 हटाने की मुखालफत में इंतखाबात नहीं लड़ने का ऐलान किया था और ऐसा माना जा रहा है कि इसीलिए महबूबा मुफ्ती की जगह उनकी बेटी इल्तिजा मैदान में उतरी है। महबूबा मुफ्ती की सदारत में एक बैठक में जनूबी कश्मीर के 4 जिलों यानी कि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां
اور پلوامہ کے 16 اسمبلی علاقوں پر چرچا ہوئی۔ ان سیٹوں پر پہلے فیز میں 18 ستمبر کو انتخابات ہوں گے۔ جنوبی کشمیر کے 16 اسمبلی علاقوں کے علاوہ رامبن، ڈوڈا اور کشتواڑ ضلع کے 8 اسمبلی علاقوں سمیت 14 اسمبلی علاقے ہیں۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کا یہ پہلا انتخاب ہے۔ التجا جنوبی کشمیر کے بیجہارا سے انتخابات لڑیں گی، جو مفتی خاندان کا روایتی گڑھ ہے۔ التجا دلی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں بیچلر ڈگری اور یونائیٹڈ کنگڈم کے واروک یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹر ڈگری حاصل کر چکی ہیں۔ 3 طلاق قانون کو لے کر دائر عرضی کے جواب میں مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کیا ہے۔ اس حلف نامے کے ذریعے مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ 3 طلاق قانون مسلم خواتین کو انصاف دلا رہا ہے۔ بتاتے چلیں کہ 3 طلاق کو جرم بنانے والے 2019 کے قانون کا دفاع کرتے ہوئے مرکز نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ یہ رواج شادی کے سماجی ادارے کے لیے مہلک ہے۔ قانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کے جواب میں داخل کردہ ایک حلف نامہ میں مرکزی حکومت نے کہا کہ 2017 میں عدالت عظمیٰ کی جانب سے اس پریکٹس کو مسترد کیے جانے کے باوجود یہ کمیونٹی کے اراکین میں اس عمل کی وجہ سے طلاق کی تعداد کو کم کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ حلف نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنی صوابدید پر یہ قانون منظور کیا ہے اور یہ قانون شادی شدہ مسلم خواتین کے لیے صنفی انصاف کو یقینی بنائے گا اور صنفی مساوات کے وسیع آئینی اہداف کے تحفظ میں مدد کرے گا اور غیر امتیازی اور بااختیار بنانے کے ان کی بنیادی حقوق کے تحفظ میں مدد کرتا ہے۔ 2 مسلم تنظیموں یعنی کہ جمعیت علماء ہند اور سمست کیرالا جمعیت علماء نے عدالت سے اس قانون کو نافذ نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے اسے غیر آئینی قرار دینے کو کہا ہے۔ جمعیت نے اپنی عرضی میں دعویٰ کیا ہے کہ کسی مخصوص مذہب میں طلاق کے طریقہ کار کو جرم قرار دینا، جبکہ دوسرے مذاہب میں شادی اور طلاق کے موضوع کو صرف دیوانی قانون کے دائرے کار میں رکھنا امتیازی سلوک کو جنم دیتا ہے، جو کہ مذہب کی روح کے خلاف ہے اور آرٹیکل 15 کے موافق نہیں ہے۔ راجستھان کے بالوتورا میں ایک ہندو سادھو کی بھڑکاؤ تقریر نے ہڑکمپ مچا دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اپنے بھڑکاؤ تقریر میں کھلے عام مسلم کمیونٹی کے خلاف تشدد کی کال دی ہے۔ بتاتے چلیں کہ راجستھان کے علاقے بلوترا میں ایک ہندو راہب نے مسلم کمیونٹی کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کر کے غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ 17 اگست کو جب راہب ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو راکشس اور نربھکشی کہا۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں سادھو کو ترنگا اور بھگوا جھنڈا تھامے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مبینہ طور پر یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اگر وہ مسلمان ایک ہندو کو ماریں گے تو ہم 100 مسلمانوں کو مار دیں گے۔ سادھو نے ایک خطرناک سازشی تھیوری کو جنم دیا ہے۔ یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے دی گئی اذان ہندوؤں کو مارنے کی وارننگ تھی۔ پروگرام کا اختتام ہندوؤں کو بیدار کرنے کی کوشش پر ہوا اور اس نے حلف لیا کہ ہم مسلمانوں کو ایک سبق سکھائیں گے۔ اسم کے کاچھار ضلع میں جمعے کے دن ایک مسلم شخص علی احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھیڑ نے علی پر لو جہاد کا الزام لگایا ہے۔ بتا دیں کہ یہ واقعہ پولیس اسٹیشن ایریا کے نرسنگ پور میں ایک ہائر سیکنڈری اسکول کا ہے، جہاں 12ویں جماعت کا طالب علم یوم آزادی پر اپنی خاتون دوست سے ملا۔ دونوں کلاس 10ویں تک ساتھ میں ہی پڑھتے تھے۔ بتا دیں کہ صبح 8 بجے جب علی اور لڑکی بات چیت کر رہے تھے، تب غیر مسلم کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس کا نام جاننے کی مانگ کی۔ علی نے پولیس کے آنے کے بعد رپورٹرز کو بتایا کہ غیر مسلم کمیونٹی کے کچھ لڑکوں نے اسے گھیر لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور جب میں نے کہا کہ علی احمد تو وہ مجھے مارنے لگے۔ وہاں 15-20 لوگ موجود تھے، میں انہیں نہیں جانتا تھا۔ بعد میں اور بھی لوگ آ گئے۔ علی کے خاندان والوں نے پولیس پر الزام لگایا ہے کہ اس معاملے کے خلاف شکایت درج کروا چکے ہیں، لیکن ابھی تک پولیس نے اس معاملے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ حالانکہ علی کو لڑکی کے گھر والوں کی شکایت کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 32 سال پہلے اجمیر میں ہوئے ملک کے سب سے بڑے سیکس اسکینڈل پر آج ڈسٹرکٹ کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ 6 ملزموں کو ضلع عدالت نے آج عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کے ساتھ ہی ان پر 5-5 لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا۔ سال 1992 میں اس وقت ہلچل مچ گئی تھی جب کالج کی 100 سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی تھی اور ان کی فحش تصویروں کو منظر عام پر لایا گیا تھا۔ بدنامی کے خوف سے کئی طالبات نے خودکشی کر لی تھی۔ اس وقت کی حکومت نے یہ کیس CID-CB کو سونپ دیا تھا۔ کیس میں 18 ملزمان تھے، 4 کو سزا دی گئی۔ ہائی کورٹ نے ان میں سے 4 کو بری کر دیا تھا۔ ایک نے 30 سال پہلے کیس کے دوران ہی خودکشی کر لی تھی۔ لڑکے سے چھیڑ چھاڑ کا مقدمہ 2 ملزمان کے خلاف درج کیا گیا، جن میں سے ایک کو سزا ہو چکی ہے اور دوسرے کے خلاف مقدمہ جاری ہے۔ ایک ملزم مفرور ہے اور 6 پر فیصلہ آج آیا ہے۔ اس بلیک میلنگ سکینڈل پر فلم بھی بن چکی ہے۔ بتا دیں کہ اس کیس میں 104 لوگوں نے گواہی دی۔ 3 متاثرین آخر تک اپنے بیان پر ڈٹے رہے۔ عدالت نے 208 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے نفیس چشتی، نسیم عرف ٹارزن، سلیم چشتی، اقبال بھٹی، سہیل غنی، سید ضمیر حسن کو عمر قید کی سزا سنائی۔ تمام 6 مجرم سزا سنانے کے وقت عدالت میں موجود رہے۔ ایک ملزم اقبال بھٹی کو ایمبولینس میں دلی سے اجمیر لایا گیا۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق MP ڈاکٹر ST حسن نے کولکاتہ کی ڈاکٹر بیٹی کے ہتھیاروں کو پھانسی کی سزا دینے کی مانگ تو کی ہے، لیکن وہیں اپنی پارٹی کی لائن پر ممتا بنرجی کی حکومت کے بچاؤ میں بھی کھڑے نظر آئے ہیں۔
डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हो गया। हम इंसानियत के लिए खड़े होते हैं, ऐसे मामले में सियासत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी सरकार से अपील है कि जिन लोगों ने ये क्राइम कराया उनको जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और उनको सजा मिले, और फांसी से कम सजा की कोई गुंजाइश नहीं है। हम इंसानियत के लिए खड़े होते हैं। ऐसे मामलात में राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी की भी हुकूमत में, चाहे वो बीजेपी की हो, समाजवादी की हो, कांग्रेस की भी हो। ऐसे क्राइम हो जाते हैं, और जब हो जाते हैं तो क्राइम को क्राइम की नज़र से देखना चाहिए, राजनीतिक दलों की नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात को लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में उम्मीदवारों के सिलेक्शन प्रोसेस और प्रोसेस की गाइडलाइन पर बातचीत हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। 1 अगस्त को कांग्रेस ने 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटियां तश्कील दी थी। सुखविंदर सिंह रंधावा को जम्मू कश्मीर, अजय माकन को हरियाणा, मधुसूदन मिस्त्री को महाराष्ट्र और गिरीश चौडांकर को झारखंड इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। जगदीश मेवानी को हरियाणा कमेटी में जगह मिली थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बुध को जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद दोनों लीडरों का ये पहला दौरा होगा। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों रहनुमा 21 अगस्त को दोपहर में जम्मू और 22 अगस्त को श्रीनगर में होंगे। वो कायदीन से इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल करेंगे। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वेणुगोपाल ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अगले 3 से 4 रोज में होगी। पार्टी जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद के लिए भी तैयार है और इसका बुनियादी मकसद बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखना है। वहीं दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में अपना मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में दफा 370 और 35A की बहाली और साथ में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने जैसे 12 ऐलानात किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC/ST रिजर्वेशन को लेकर दिए गए फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं भारत बंद को बहुजन समाज पार्टी की भी हिमायत मिली है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि बहुजन समाज पार्टी ने तमाम छोटे बड़े कारकुनों से भारत बंद में शामिल होने की अपील की है। BSP के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सख्त मुखालफत की है। दरअसल हाल ही में अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी कि SC/ST में ज़ेली ज़ुमरे बनाने का हक दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन में ज़ेली ज़ुमरा जात बनाने का भी हक दिया है। क्रीमी लेयर को लागू करने के लिए भी कहा गया है। BSP सुप्रीमो मायावती समेत कई लीडर अदालत के इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। अब भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद की हिमायत में BSP सुप्रीमो खुलकर सामने आ गई हैं। इस सिलसिले में BSP लीडर सतीश चंद्र मिश्रा समेत पार्टी के सभी लीडरों ने अपने अपने अकाउंट पर पोस्ट की है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बहन के रहनुमा खतूत के मुताबिक BSP के तमाम छोटे और बड़े कारकुनों से 21 अगस्त को BSP के नीले झंडे और हाथी के निशान के नीचे होने वाले भारत बंद में शामिल होने की अपील है। अवाम खासतौर पर दलित, इस्तेहसालज़दा, महरूम अक़लियतों और इंसाफ पसंद लोगों को ज़ेली दर्जा बंदी के बारे में आगाह करें। उन्होंने कहा कि पार्टी की अपील है कि तमाम BSP कारकुनान बड़ी तादाद में नज़्म ज़ब्त और आइनी तौर पर भारत बंद में शामिल हों। तो वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 रोजा बैरूनी मुल्क दौरे पर रवाना हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के चलते PM नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। इससे पहले वो 2 दिन पोलैंड में भी रहेंगे। बता दें कि वजारत ख़ारजा ने इस बारे में जानकारी दी है। MEA में सेक्रेटरी तमन्ने लाल ने कहा कि हिंदुस्तान के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म वहाँ रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर भी बात करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म रूस गए थे, जहाँ कई मामलात पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि अब तक यूक्रेन को अद्वियात, तिब्बी आलात और पावर जनरेटर्स के 16 पैकेज हिंदुस्तान की तरफ से दिए जा चुके हैं। अब तक तकरीबन 135 टन इमदादी सामान वहां भेजा जा चुका है और मदद जारी रखने के तरीक़ों पर मुस्तक़बिल में भी गौर किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने PM मोदी को यूक्रेन के दौरे की दावत दी थी। यूक्रेन 1991 में एक अलग मुल्क बना था, जिसके बाद किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने वहां का दौरा नहीं किया। यूक्रेन से कबल वज़ीर आज़म 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में होंगे। पिछले 45 सालों में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का पोलैंड का ये पहला दौरा होगा। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को आज उनकी 80वीं
सालगिरह पर मुल्क भर में याद किया गया। नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर उन्हें याद किया। इसके साथ ही लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने भी राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पहुंचकर उन्हें खराज अकीदत पेश की। अपने वालिद को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि साबिक वजीर आजम की तालीमात उनके लिए तहरीक का बाइस हैं और वो अपने वालिद के हिंदुस्तान के ख्वाबों को पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश की। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तानियों में उम्मीद पैदा की है, वो हिंदुस्तान के अजीम फर्जंद थे, भारत के एक अच्छे सपूत थे। राजीव गांधी ने अपनी बेमिसाल शराकत से हिंदुस्तान को 21वीं सदी में पहुंचाया है। पार्टी के राज्यसभा एमपी जयराम रमेश ने भी हिंदुस्तान के सियासी और तकनीकी मंजरनामे में राजीव गांधी के ताउन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज राजीव गांधी 80 साल के हो गए हैं। उनका सियासी करियर मुख्तसर लेकिन बहुत अहम था। उन्होंने मार्च 1985 के बजट में कलीदी किरदार अदा किया, जिसने इक्तिसादी पॉलिसी के लिए एक नए अंदाज का आगाज़ किया। वो एक वजीर आज़म ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे और हसास शख्स थे, जिसने कोई बदतमीज़ी, कोई इंतकाम, कोई दिखावा या खुद की तारीफ नहीं की और खुद फरेबी के आसार नहीं दिखाए। मुल्क भर की कई रियासतों में बारिश का दौर जारी है। वहीं आज दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई मकामात पर पानी भर गया और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने दिल्ली बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विष्णु मित्तल से बात की। उन्होंने आम आदमी पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार जिम्मेदार है। अब एमसीडी भी उनके पास में है, राज्य सरकार में भी वो हैं। उनकी मेयर ने स्टेटमेंट दिया कि हमने सारे नालों की सफाई करा दी है। आपने खुद देखा होगा स्टेटमेंट, कहाँ सफाई हुई है। थोड़ी सी बारिश होती है, दिल्ली में पूरी जगह जाम लग जाता है, पूरा जल भराव हो जाता है और कितनी मौतें हुई है। आप सोचिए, कल भी एक बच्चा डूब के मरा, इससे पहले एक महिला और अपने बच्चे के साथ खुले नाले में डूब गई। राजेंद्र नगर वाला कितना बड़ा हादसा आपने देखा। तो जब एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी हैं, राज्य सरकार में भी वो हैं, कम से कम ये तो बहुत छोटा सा काम है, नालों की सफाई कराना। आप देखिए, अगर आज वाली बारिश और अगर 1 घंटे होती तो मुझे लगता है दिल्ली में बाढ़ के जैसे हालात बन जाते। दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव की सूरत हाल को लेकर दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा आज दिल्ली वाले ही भुगत रहे हैं। बारिश शुरू होते ही जगह जगह पानी भर गया है और ये सब दिल्ली हुकूमत की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने इस मामले में और क्या कुछ कहा, सुनिए। आखिर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार क्यों दिल्ली वालों की जान की दुश्मन बनी हुई है, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। क्यों वो समय रहते काम नहीं करते। मेरी अब भी दिल्ली सरकार से एक विनती है, जितना मानसून का सीज़न अभी बचा है, कम से कम उसके लिए सचेत जाएं। आपको तुरंत ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जहाँ पानी का जलभराव होता है और वहाँ पर मैन पावर डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए, ताकि वो लोगों को गहरे पानी में जाने से रोके। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।